नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला भाटी। तो अपन ने स्टार्ट कर रखा था नर्वस सिस्टम में एमएसएन के टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे। 3 डिजीज पढ़ा दी थी, उसमें आईसीपी बता दिया था। और अभी आज अपना दूसरा टॉपिक है स्ट्रोक का चल रहा था। कल ब्रेन स्ट्रोक का टॉपिक पढ़ाया था, वो हाफ ही हुआ था। उसके डेफिनेशन बता दी थी, डिजीज कंडीशन बता दी थी, इंट्रोडक्शन बता दिया था और उसके बाद में उसके कोजेज बता दिए थे, टाइप्स बता दिए थे। आज इसके जैसे हेडिंग में लिखा हुआ साइन सिम्टम्स बताने हैं, ट्रीटमेंट बताना। कल वो हाफ ही बनाया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे अपन। तो छोटा सा वीडियो होगा, देखते रहना, कंटिन्यू बनाए रखना। तो पहले बता देते डेफिनेशन किसको बताया था, ब्रेन स्ट्रोक किसको बोला था। वो बोला था कि अगर ब्रेन के अंदर किसी आर्टरी के अंदर या फिर वेन्स के अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए या फिर एम्बोलिज्म बन जाए, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो, न्यूट्रिशन नहीं मिले, जिससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को बोला था अपने ब्रेन स्ट्रोक। और नॉर्मली सुना होगा, खूब टाइम से सुनते हैं, जैसे हार्ट स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, उसी तरह ब्रेन में भी होता है। ये भी ब्रेन स्ट्रोक है, बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट्स के अंदर हो सकता है नॉर्मली। इसका कारण भी बताते हैं, कोजेज कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी कुछ थ्रोम्बोलिज्म की प्रॉब्लम होती है, एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से भी हो सकता है। तो आगे लंबे क्रेट प्रॉब्लम, लंबी क्रेट कर सकते हैं। आईसीपी बढ़ी हुई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई ब्रेन के अंदर ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी हुई हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये अपन उसके कॉज बताए थे। उसके टाइप्स हैं, टाइप्स में मैंने बताया था, थ्रोम्बोलिज्म बताया था, एक तो टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस, और दूसरा बताया हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक होता है एम्बोलिज्म। इसमें डिफरेंस भी बताया था, थ्रोम्बोलिज्म किसको बोलते हैं, एम्बोलिज्म किसको बोल रहे हैं, और हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है। हेमरेजिक के अंदर किसी वजह से हेमरेज की कंडीशन हो सकती है, हेमरेज की वजह से होता है। दूसरा है एम्बोलिज्म जैसे मान लो कोई स्ट्रोक बना है और स्ट्रोक आगे कहीं बड़ा ओरिजिन साइड से दूसरी जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। जैसे ओरिजिन ब्रेन के किसी दूसरे पार्ट के अंदर हुआ, थ्रोम्बस वाला मतलब टेम्पोरल एरिया के अंदर हुआ, और वो आगे जाके कहीं दूसरे रीजन के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस मतलब आर्टरी के अंदर प्लेक्यू बन जाता है, कहीं फिक्स जगह पे जम जाता है, जैसे ब्रेन के अंदर सेरिब्रम के अंदर किसी पार्ट के अंदर, किसी आर्टरी के अंदर हो गया, उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। उसके बाद में आता है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं साइन सिम्टम। साइन सिम्टम भी मैंने वैसे नॉर्मली बता दिए थे, 3 तरह से डिस्क्राइब किए थे। पहला वाला बताया था मैंने कि कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। दूसरा वाला बताया था कम्युनिकेटिंग के अलावा कुछ मोटर्स प्रॉब्लम होती है, मोटर के अंदर दिक्कत होती है, मतलब मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरी बताई थी पर्सपेक्टिव होता है। 3 तरह से इसको क्लासीफाइड करके इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहला मैं लिख देता हूँ आपको, कौन सा, मोटर्स प्रॉब्लम। मोटर्स प्रॉब्लम में क्या आती है, मोटर्स प्रॉब्लम, मोटर साइन सिम्टम्स। हाँ, एक टॉपिक और है साइंस एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। साइन जो अपन को दिखते हैं उसको साइंस बोलते हैं। तो जैसे बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ कोई साइंस होता है, कोई लक्षण दिखते हैं, जैसे मान लो कहीं लगी हुई है, उसकी इंजरी पार्ट्स होता है, उसको जैसे ये लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं साइंस। जबकि सिम्टम्स क्या होता है, जो अपन खुद बताते हैं, वर्बली पेशेंट बताता है डॉक्टर को, उसको बोलते हैं। जैसे हेडेक हो रहा है, हेडेक कहीं से अपन को डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, अगर पेशेंट सेल्फ बताएगा तभी अपन को पता लगता है, उसको बोलते हैं सिम्टम्स। और जो साइन होता है उसको बोलते हैं जो अपन को दिख, जैसे मेरे ये लगी हुई है तो ये साइन अपन को दिख भी रहा है, और पेशेंट को खुद को भी दिख रहा है और डॉक्टर को भी दिख रहा है, इसलिए ये साइन और सिम्टम है। तो मोटर्स के अंदर क्या होता है, साइन सिम्टम के अंदर क्या होता है, जैसे ब्रेन के अंदर इंजरी हुई है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई स्ट्रोक की वजह से। मान लो स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मोटर्स के अंदर, एक तो होती है पैराप्लेजिया हो सकती है, हेमीप्लेजिया हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, हेमीपैरेसिस हो सकता है। तो क्या क्या होता है, ये एक टर्म्स है, या मतलब क्या बोलते हैं इनको, टूल्स होते हैं जो अपन को याद करने वाली होती है, टर्म्स होती हैं जिनको डिस्क्राइब किया हुआ होता है।
जैसे पहला आता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब हेमी मतलब हाफ, प्लेजिया मतलब पैरालाइसिस होता है, जिसको बोलते हैं, ये होता है हेमीप्लेजिया। प्लेजिया, हेमी मतलब हाफ, प्लेजिया मतलब पैरालाइसिस, हाफ पार्ट्स ऑफ बॉडी पैरालाइसिस। मतलब जैसे बॉडी के लेफ्ट या राइट साइड में डिवाइड होता है, जैसे आधा पार्ट इधर का पैरालाइसिस हो गया, या फिर राइट साइड का पार्ट पैरालाइसिस, या लेफ्ट साइड का पार्ट पैरालाइसिस हो गया। मतलब एक पार्ट उसका सही होता है, एक पार्ट कमज़ोर होता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है किस साइड पे स्ट्रोक हुआ है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लो स्ट्रोक लेफ्ट साइड में हुआ है तो पैरालाइसिस किस साइड होगा, राइट साइड में पैरालाइसिस। इसमें जस्ट अपोजिट साइन सिम्टम होते हैं, उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। एक होता है हेमीपैरेसिस, ये होता है हेमीपैरेसिस, वही होता है हेमी मतलब हाफ, प्लेजिया मतलब पैरालाइसिस, ये होता है हेमी पैरासिस। मतलब इसका मतलब क्या होता है, वीकनेस होता है या फिर कमजोरी होता है, ये वीकनेस, हाफ पार्ट ऑफ बॉडी वीकनेस हो जाती है इसमें, हाफ पार्ट ऑफ बॉडी वीकनेस, या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन वगैरह कम हो जाता है, कुछ पार्ट्स के अंदर कमजोरी आ जाती है, उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया, हेमीपैरेसिस। पैरासिस और प्लेजिया में ये फर्क है, पैरासिस का मतलब वीकनेस होता है, प्लेजिया का मतलब पूरा पैरालाइसिस हो गया। दूसरा क्या आता है हेमीप्लेजिया के अलावा, पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया, पैरासिस, इसके अंदर क्या होता है, पैराप्लेजिया मतलब लेग की साइड है, लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के पार्ट्स के अंदर पैरालाइसिस हो सकता है, उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। और जबकि जो कमजोर हो सकता है, वीकनेस हो जाता है, उसको बोलते हैं पैरासिस बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं पैरालाइसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये सारे ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होता है, एक्सट्रीमिटीज मतलब नीचे के पैर का पैरालाइसिस हो जाता है, उसको बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज, या फिर वीकनेस, कमजोर हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। ये टर्म्स होते हैं, याद करने वाली है, एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं इसको कि हेमीप्लेजिया क्या होता है। इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कैसे भी करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि हेमीप्लेजिया क्या होता है, हाफप्लेजिया क्या होता है, पैराप्लेजिया क्या होता है। एक होता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब चारों साइड, दोनों हाथों का वीकनेस हो गया, या फिर पैरों का भी वीकनेस हो गया, या फिर दोनों हाथों में, दोनों लेगों के अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस हो गया, उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया, इसके अंदर हो सकता है चार पार्ट्स, बोथ एक्सट्रीमिटीज, बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइसिस। इसके अंदर पैरालाइसिस हो सकता है दोनों के अंदर, जबकि पैरासिस के अंदर वो आता है सेम टर्म्स वीकनेस, इसमें दोनों में वीकनेस हो जाते हैं, बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज वीकनेस, एक्सट्रीमिटीज वीकनेस हो जाता है। ये सारे किसके ब्रेन स्ट्रोक के साइन सिम्टम है जो मोटर्स मूवमेंट के अंदर दिक्कत हो सकती है। मोटर्स का बताया ना, मोटर से अफेक्टेड साइन सिम्टम यही होते हैं। मोटर अफेक्टेड हुआ तो
ये जो टर्म्स मैंने बताया ये याद रखने वाली, याद रखना जरूरी है। ये साइन सिम्टम होते हैं। हेमीप्लेजिया होता है, हेमीपेरेसिस, पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिस, क्वाड्रिप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिस। प्लेजिया और पैरासिस के अंदर भी ध्यान रखना है। प्लेजिया मतलब पैरालिसिस होता है, जबकि पैरासिस मतलब कमजोर होता है। दूसरा क्या होता है, वाटर्स के अलावा क्या होता है, कम्युनिकेटिंग एरर बताता है। कम्युनिकेटिंग के अंदर डिफिकल्टी हो जाती है। कम्युनिकेटिंग में 2-3 तरह से डिफाइन किया है। एक तो होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है, लोग बोलने के अंदर डिफिकल्टी होती है, जो डिफिकल्टी ऑफ स्पीकिंग, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। मतलब आदमी सही तरह से बोल नहीं पाता, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, कोई नर्व डैमेज हो गई या फिर कोई आर्टरी के अंदर कुछ दिक्कत हो गई, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से आगे नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक की कंडीशन। और स्ट्रोक के कंडीशन के कारण ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, इसकी वजह से वो क्या बताया था हमने, कम्युनिकेटिंग एरर बताया। कम्युनिकेटिंग, हाँ डिस्फेजिया बताया था। डिस्फेजिया के अंदर वो आ रहा था कि डिस्फेजिया के अंदर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। एक आता है एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया के अंदर पूरी तरह से लॉस हो जाता है, स्पीच नहीं हो, प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, उसके अंदर बोलते हैं डिफिकल्टी या लॉस ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक होता है एस्पेक्सिया के टाइप्स भी होते हैं। कितने टाइप्स का होता है, वो 3 टाइप्स है। एक तो एक्सप्रेसिव के अंदर होता है, एक रिस्पेक्टिव होता है और एक होता है रिस्पेक्टिव होता है, एक्सप्रेक्सिया होता है, एक होता है एक्सप्रेसिव होता है। एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब कोई भी जो कम्युनिकेट कर रहा है वो अपन दिमाग की प्रॉब्लम की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव एस्पेक्सिया। दूसरा बोलते हैं उसको रिस्पेक्टिव, मतलब पेशेंट सुन तो सकता है, उसको रिस्पेक्ट तो कर सकता है, लेकिन बोल तो सकता है लेकिन सही तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, उसको बोलता है रिस्पेक्टिव एक्सप्रेक्सिया। एक होता है एस्पेक्सिया, मतलब वो किसी तरह से काम नहीं करता, दोनों के अंदर दिक्कत आ जाती है, उसको बोलते हैं एस्पेक्सिया। तो ये भी ध्यान में रखना होता है किसको एक्सप्रेसिव बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेस करने वाला, बोल सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। दूसरा होता है एक में बोल नहीं पा रहा है, समझ सकता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, ये दोनों जस्ट अपोजिट है। एक होता है एस्पेक्सिया, एक होता है एप्रेक्सिया, उसमें किसी भी तरह से काम नहीं कर पाता, ना बोल सकता है ना सुन सकता। ये कम्युनिकेटिंग वाले हो गया। तीसरा होता है परसेप्चुअल वाले डिसऑर्डर होता है। परसेप्चुअल वाले के अंदर क्या होता है, हेमियोप्नोप्सिया होता है या फिर डिप्लोपिया हो जाता है। मतलब ये मैं पहले ये बता देता हूँ कम्युनिकेटिंग वाले। इसके अंदर आता है डिस्पेक्सिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। कम्युनिकेटिंग डिसऑर्डर या फिर कम्युनिकेटिंग डिस्टर्बेंस हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ये दूसरा है कम्युनिकेटिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है इसकी वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। डिस्टर्बेंसेस कम्युनिकेट कैसे नहीं कर सकता, कम्युनिकेटिव में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव। इसके अंदर आता है डिस्पेक्सिया। ये क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोल नहीं पाता है इसमें, डिफिकल्टी इनटू या डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। किसी पार्ट के अंदर डिफिकल्टी हो जाए, मतलब बोलने का एरिया, ब्रेन के अंदर बोलने वाला एरिया कौन सा होता है, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया के अंदर डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्पेक्सिया। या फिर एक्सप्रेसिव भी होता है, उसके अंदर भी ब्रोकास एरिया के अंदर दिक्कत हो जाती है। जबकि रिस्पेक्टिव वाला होता है, रिसेप्टिव वाला होता है, उसके अंदर टेम्पोरल रीजन के अंदर दिक्कत होती है, टेम्पोरल वाले पार्ट्स के अंदर लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा एरिया होता है, ब्रोकास एरिया बोलने वाले को बोलते हैं, और टेम्पोरल वाले का होता है वर्निक्स एरिया बोलते हैं। ये भी याद रखने वाला है, इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं, बोलने वाला कौन सा एरिया है, ब्रोकास, ये पूछा हुआ है SCPGI अंदर, या फिर एक पूछा था ये क्वेश्चन
उसके अंदर पीजीआई, संगरूर और पीजीआई के अंदर पूछा था बोलने वाला एरिया कौन सा होता है, ब्रोकास एरिया होता है। और जो टेम्पोरल रीजन के अंदर जो सुनने का काम करता है वो कौन सा होता है, रिंकर्स एरिया, उसके अंदर दिक्कत हो जाती है। तो जिसकी वजह से पेशेंट रिसेप्शन या रिसेप्ट सही नहीं कर पाता क्वेश्चन को। डिस्प्लेजिया हो गया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग या कम्युनिकेटिंग के अंदर नहीं कर पाता है। या फिर होता है लॉस ऑफ स्पीच हो जाती है, इसमें लॉस ऑफ स्पीच। अब एक दूसरा आता है उनका एस्थेक्सिया बोलते हैं, एस्थेक्सिया, एस्थेक्सिया डिफिकल्टी इन स्पीच या लॉस ऑफ स्पीच। यही है, इसको 3 तरह से डिवाइड किया है। एक टाइप से बताया मैंने। फर्स्ट हो गया एक्सप्रेसिव, एस्थेसिया। दूसरा होता है रिसेप्टिव बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव, एस्थेक्सिया। एस फॉर स्पीच से रिलेटेड होता है, याद रखने के लिए मैंने बताया। और एक होता है एप्रेक्सिया, ये कम्युनिकेटिंग डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है, मतलब ब्रेन के अंदर बोलने वाले एरिया के अंदर दिक्कत होती है या फिर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों प्रॉब्लम आती है। ये क्या है, एक्सप्रेसिव, मैंने बताया था कौन से एरिया के अंदर दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं पाता, वो होता है ब्रोकास एरिया। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोकास एरिया में। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, फ्रंटल लोब के अंदर। इसके अंदर क्या हो गई, इंजरी हो गई या फिर डैमेज हो गई, ट्रॉमा हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। दूसरा होता है रिस्पेक्टिव, इसके अंदर कौन सा एरिया होता है, रिंकल्स, रिंकल्स बोलते हैं, रिंकल्स एरिया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टेम्पोरल रीजन में, प्रेजेंट इनटू टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल रीजन के अंदर होता है। इनकी वजह से इंजरी या डैमेज होने की वजह से होता है, नर्व इंजरी या फिर डैमेज। एप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर हो गया, जैसे मान लो फ्रंटल के अंदर भी हो गया, टेम्पोरल के अंदर भी हो गया। इसमें ब्रोकास भी और रिंकल्स दोनों एरिया अफेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से न बोल पाएगा और न सुन पाएगा। इसके अंदर दोनों आएंगे, बोथ आर प्रेजेंट, बोथ lobes of brain are affected। इसको बोलते हैं एप्रेक्सिया। ये कम्युनिकेटिंग वाला डिसऑर्डर आ गई। अब लास्ट में होता है अपना परसेप्चुअल वाला। परसेप्चुअल वाले के अंदर क्या होता है, परसेप्शन के अंदर दिक्कत हो जाती है। परसेप्शन कौन से लोब के अंदर होता था, ऊपर बताया था पैराइटल लोब के अंदर होता है, या फिर किसी लोब ओसिपिटल लोब के अंदर दिक्कत भी हो जाती है, जिसकी वजह से भी परसेप्शन सही नहीं कर पाता। परसेप्शन जैसे परसेप्शन ऑर्गन भी 5 तरह से डिस्क्राइब किया गया, आई, नोज, और टेस्ट के लिए टंग होती है, और देखने के लिए ओसिपिटल लोब होता है। तो किसी ओसिपिटल लोब के अंदर दिक्कत हो गई, ओसिपिटल लोब वाला एरिया डैमेज हो गया, उसकी नर्व डैमेज हो गई, तो क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो ये अपन लिखते हैं परसेप्चुअल वाले, परसेप्चुअल डिफिकल्टी बोल देते हैं इसको। कौन से होगा परसेप्चुअल डिफिकल्टी के अंदर, हेमियोप्नोप्सिया बोलते हैं इसके अंदर। हेमी मतलब हाफ, अपनीपिया मतलब ऑप्टिक पार्ट के अंदर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया, जिसके अंदर हाफ पार्ट लॉस हो जाता है। दूसरा होता है डिप्लोपिया, होता है मतलब किसी डबल विजन दिखना चालू हो सकता है, उसको बोलते हैं डिप्लोपिया। तो ओसिपिटल लोब के अंदर इंजरी हुई तो क्या हो सकता है, परसेप्चुअल के अंदर कौन सी दिक्कत हो सकता है, डिप्लोपिया।
डबल विजन मोबाइल, इसको डबल विजन भी बोलते हैं, डिप्लोपैक डबल विजन और आई के अंदर डबल विजन। दूसरा क्या होता है ना, हेमियोप्नोप्सिया बोलते हैं, आधा पार्ट सही आधा पार्ट अफेक्टेड, आधा पार्ट सही आधा पार्ट अफेक्टेड, उसको बोलते हैं अपन हेमियोप्नोप्सिया। हेमी मतलब हाफ पार्ट, एनोपिया मतलब आई, और हाफ पार्ट सही हाफ पार्ट अफेक्टेड, हाफ पार्ट सही हाफ पार्ट अफेक्टेड, इसलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ हाफ विजन, लॉस ऑफ हाफ पार्ट विजन, हाफ ऑफ द विजन, लॉस ऑफ हाफ विजुअल। ये आई का पार्ट है, ये आई वाले पर ये देख रहा है, तो इसके अंदर देखने में ये क्या करेगा, ये विजुअल देख रहा है, तो इसमें ये आधा पार्ट सही दिखेगा, आधा पार्ट इसका फिर नहीं दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ हाफ पार्ट या हाफ विजुअल फील्ड होता है, हाफ विजुअल फील्ड। ये सारे सिम्टम अपने कंप्लीट हुए, तीनों बताए थे, कम्युनिकेटिंग, परसेप्चुअल और मोटर्स वाले। अब इसके आता है ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर मेडिसिन चलती है जिससे इफेक्ट पड़ता है इससे ब्रेन स्ट्रोक का। इसके अंदर सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन, क्या देते हैं, हेमरेजिक वाला एंटी हेमरेजिक ड्रग देते हैं। एंटी हेमरेजिक उसके अंदर इफेक्टिव है, जो हेमरेजिक वाली कंडीशन होती है उसके अंदर इफेक्टिव नहीं होता, बाकी के अंदर एंटी हेमरेजिक वाला मेडिसिन है वो काम में आते हैं। दूसरे होते हैं एंटी कन्वर्जेंट देते हैं जो सीजर्स को रोकते हैं। तीसरी ड्रग्स आती है कन्वर्जन के अंदर एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं जो पेन किलर के अंदर काम में आती है। और तीसरी होती है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स भी देते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बस टूट जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम सही हो सकती है। तो 4-5 दवाई मेडिसिन काम करते हैं इसके अंदर, वो है लिख देता हूँ ट्रीटमेंट के अंदर। क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, एंटीकोगुलेंट जो कॉन्ट्राइंडिकेट हेमरेजिक वाले के अंदर होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, ट्रीटमेंट इसके अंदर कौन से ड्रग्स काम में लेते हैं, पहले तो लेते हैं एंटी हेमरेजिक, मतलब हेमरेज वाली कंडीशन को रोकता है, या उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट एजेंट्स काम में लेते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, हेमरेजिक के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट इनटू हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर, बाकी के अंदर ये इंडिकेट होता है। अदर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, अदर्स कंडीशन रिलेटेड स्ट्रोक, दूसरे वाले स्ट्रोक के अंदर काम में ले सकते हैं। और दूसरे का एंटीकोगुलेंट के अलावा थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, ये क्या करते हैं, थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर देता है, या फिर डिसॉल्व या फिर न्यू थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकता है, न्यू थ्रोम्बस फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है। तीसरे क्या होता है, एंटी कन्वर्जेंट भी रहते हैं जो सीजर्स को रोकता है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, ये क्या काम में लेता है, प्रिवेंट
कन्वर्जन एंड सीजर। और चौथा एनालिसिस भी काम में लेते हैं इसके अंदर। एनालिसिस ड्रग्स जो पेन को रोकता है, प्रिवेंट पेन। अगर पेन हो रहा है कोई कंडीशन उसको काम में लेते हैं, प्रिवेंट पेन। थ्रोम्बोलॉजिक, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म भी नहीं होगा। अगर थ्रोम्बस हो गया तो एम्बोलिज्म भी नहीं होगा। तो ये मोस्टली 4-5 ड्रग्स होते हैं उसको यूज करते हैं। एक होता है NIHSS, नॉन इस्चेमिक हेमरेजिक स्ट्रोक। स्केल, इसको यूज करके स्केल के द्वारा इसको रोक देते हैं। मतलब ये स्केल इसके अंदर काम नहीं लिया जाता है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। कुछ इसके इंटरवेंशन होते हैं वो अपन को ध्यान में रखने सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन के नाम से जानते हैं। वो ध्यान में रखने होते हैं जो स्ट्रोक को कंडीशन हो गई उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। जैसे पेशेंट के वाइटल साइन प्रॉपरली चेक करने होते हैं, असेस करने होते हैं। वाइटल साइन चेक कर लिया, ICP की नहीं बढ़ा हो, ICP को चेक करके देखते हैं। पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन देते हैं, कंफर्ट पोजीशन से पता लगाया जाता है। पेशेंट के सामने स्लोली बोला जाता है, स्लोली स्पीक किया जाता है। और पेशेंट का फ्लूइड लेवल चेक किया जाता है, इनटेक आउटपुट चेक करके पता लगाया जाता है। कंफर्ट पोजीशन दिलाई जाती है। फिजिकली थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो ध्यान में रखी जाती है ब्रेन स्ट्रोक के अंदर कि नर्सिंग इंटरवेंशन ये ध्यान में रख के अपन ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन को कम कर सकते हैं, इसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। एक होता है, एक इसके अंदर एक साइन और आता है यूनिलेटरल नेग्लेक्ट साइन। मतलब पेशेंट के जिस साइड स्ट्रोक हुआ उसके अपोजिट साइड तो बॉडी के अंदर सिम्टम्स हुआ है, वो उस साइन को नेग्लेक्ट कर सकता है। पेशेंट नेग्लेक्ट कर देता है, देखता नहीं उसकी साइड, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल नेग्लेक्ट साइन। तो ये था आपका टॉपिक जो मैंने बताया, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ये चीज़ जरूर इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना अपन को। यूनिलेटरल नेग्लेक्ट साइन, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट साइन मतलब जिस पार्ट को पैरालिसिस हो गया उस पार्ट को नहीं देखता पेशेंट, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल नेग्लेक्ट साइन। पैरालिसिस पार्ट not to visualize by patient, ये फिर नेग्लेक्ट कर देता है उस पार्ट को, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिलेटरल नेग्लेक्ट। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट करके मेरे को बता दें। चलो, थैंक यू फॉर देखने के लिए।